नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। आरजेडी और कांग्रेस की है मुलाकात, क्या हुई बैठक में बात। फिर बताएंगे बंगाल में हो रहा हिंदुओं पर अत्याचार, तो गुस्से में लाल सीएम योगी ने दिया क्या अल्टीमेटम। फिर बताएंगे क्या मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का हाथ, क्या मिला है सुराग। फिर बात होगी कि यूपी में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए योगी सरकार की नई पहल के बारे में। आखिर में बताएंगे हरियाणा में किसानों को क्या मिली बड़ी सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। जहां एक ओर से दिल्ली से केंद्रीय नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है, वहीं बिहार से भी नेता दिल्ली पहुंचकर चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अहम चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बड़ी बैठक हुई, जिस दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करी और बैठक को लेकर चर्चा करी। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर बताएंगे ये बैठक किन मायनों में अहम है। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे तो सारी चीज़ों को रखेंगे। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीज़ें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं, वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में। अब देखिए, भले ही तेजस्वी ने अपनी स्ट्रेटेजी बताने से मना कर दिया हो, लेकिन तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजरिए से ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि महागठबंधन की रणनीति और एकजुटता को पक्का करने की कोशिश थी। बिहार में विधानसभा चुनाव 6 से 7 महीने बाद है और महागठबंधन को एनडीए यानी नीतीश कुमार और बीजेपी से मुकाबले के लिए मजबूत प्लान चाहिए। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हमेशा से टेंशन का सबब रहा है। कांग्रेस 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी और इस बार भी इतनी ही सीटें वो चाहती है। वो अपनी पसंद की सीटों से लड़ना चाहती है, लेकिन आरजेडी जो गठबंधन का बड़ा चेहरा है, ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि उसका यादव मुस्लिम वाला वोट बेस मजबूत है और पूरी संभावनाएं हैं कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई हो। इसके अलावा आरजेडी तेजस्वी
को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। लालू यादव और तेजस्वी बार बार कह चुके हैं कि वो गठबंधन का चेहरा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक इस पर खुलकर सपोर्ट नहीं कर रही। वो कहती है कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा और कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी बैठक में गहन मंथन किया गया। वहीं राहुल गांधी बिहार में मजबूत स्थिति वाले नेताओं की लिस्ट भी मांग चुके हैं, तो हो सकता है कि इन नामों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इस महागठबंधन पर निशाना साधते दिखे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में गठबंधन चल रहा है, लेकिन एनडीए में एकता है और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतने वाला है। उनका बयान हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं अलग अलग जिलों में। 10 जिलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। परसों थे सीतामढ़ी में, शिवहर में, कल थे दरभंगा में, मधुबनी में, आज समस्तीपुर का करके अब मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। तो ये सारे जिला में दूसरी टीम घूम रही है, सुपौल में, सहरसा में। तो इस तरह 10 जिलों को चिन्हित करके हम लोगों ने किया है। सभी जगह एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सारे लोग जी जान से लग के 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी की रैली में आएंगे और ऐतिहासिक रैली मधुबनी की धरती पर होगा। तो महागठबंधन तो पस्त है, महागठबंधन हताशा में है। अब हताशा में गठबंधन है कहाँ? वहाँ लठबंधन चल रहा है, एक दूसरे पर लाठी चला रहे हैं लोग, एक दूसरे पर ही कर रहे हैं। यहाँ एनडीए में एकता है, वहाँ लठबंधन है। तो इसलिए अब कहाँ कोई महागठबंधन गठबंधन कुछ नहीं। वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पहले मुर्शिदाबाद और फिर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में इसको लेकर हिंसा भड़की। इस हिंसा में दंगाइयों ने इलाके में आगजनी की। न जाने कितने घर और दुकानें जली, न जाने कितने लोग बेघर हो गए। वक्फ संशोधन कानून का एक ऐसा विरोध जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मुस्लिम समुदाय वहां ऐसा तांडव मचा रहा है कि हिंदू परिवार वहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए, जिसे देखकर हिंदुत्व की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ भड़क उठे और खुली चेतावनी दे दी कि दंगाइयों का इलाज डंडा ही है, बगैर डंडे के मानेंगे नहीं। साथ ही ममता सरकार को भी उन्होंने जमकर घेरा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा। हर बार ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि मोदी राज में मुसलमान खतरे में है, लेकिन डर के मारे घर छोड़कर भाग रहा है हिंदू। वक्फ को लेकर बंगाल में जो हिंसा भड़की, उसमें साफ साफ हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस वजह से हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो 90 के दशक में कश्मीर पंडितों के पलायन की याद दिला रही है। केंद्र सरकार ने इस हिंसा को लेकर चिंता जताई है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने वहां अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात किए हैं ताकि हालात काबू में रहे। ये कदम एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस सब में अफसोस की बात यह है कि जो हमारे देश के कुछ नेता हैं, जो संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए नजर आए, जो नेता फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए छाती पीटते नजर आए, उनके मुंह से आज बंगाल के हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा। अब इस हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है। राज्य में अभी तक हिंसा के दौरान 3 मौतों के बाद 200 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहीं मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की प्रारंभिक जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में बांग्लादेशी अपराधियों की संलिप्तता सामने आई है। गृह मंत्रालय बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। इसके साथ ही सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में 3 मौतों के बाद 200 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं जांच के दौरान बंगाल पुलिस को इनपुट मिले हैं कि इस हिंसक प्रदर्शन में बांग्लादेशी के कट्टरपंथी संगठन
एसडीपीआई और अन्य समूहों का हाथ है। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की थी, जिसकी प्रारंभिक जांच से पता चला कि इस घटना में संदिग्ध बांग्लादेशी असामाजिक तत्वों का हाथ है। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय को राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाने को कहा। किसी भी तरह की स्थिति को और बिगाड़ने से रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें, मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी 9 बीएसएफ और 8 सीआरपीएफ कंपनियां मौजूद हैं। मुर्शिदाबाद में सर्वाधिक हिंसा सूती, शमशेरगंज, जंगीपुरा में सामने आई थी। योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक अभियान चलाने जा रही है, जिसका नाम बाल वाटिका अभियान रखा गया है और इसकी शुरुआत 16 अप्रैल से होने वाली है। बाल वाटिका अभियान का उद्देश्य प्रदेश के को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाना है। सुनहरी शुरुआत बाल वाटिका के साथ नाम से चलाया जा रहा है। ये अभियान न केवल बच्चों की शिक्षा की नींव को मजबूत करेगा, बल्कि समुदाय को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जोड़ेगा। इसका मकसद है कि इन बच्चों को स्कूल जाने से पहले अच्छी शिक्षा और देखभाल मिले, ताकि उनकी शुरुआती पढ़ाई मजबूत हो। इन केंद्रों को बाल वाटिका की तरह बनाया जाएगा, जहां बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। बच्चों को बुनियादी चीजें जैसे अक्षर, संख्या, कहानियां और अच्छे व्यवहार सिखाए जाएंगे। साथ ही माता पिता को भी बच्चों की देखभाल और पढ़ाई के बारे में जागरूक किया जाएगा। इससे बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने से पहले एक अच्छा माहौल मिलेगा, जिससे उनकी नींव मजबूत होगी। बता दें, को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय विद्यालयों में ही संचालित होते हैं। ये केंद्र बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य देखभाल भी प्रदान करते हैं। ये केंद्र बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं। बहरहाल, बाल वाटिका अभियान 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जो 29 अप्रैल तक चलने वाला है। गेहूं की खरीद और उठान शुरू हो चुकी है और किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से अम्बाला छावनी की अनाज मंडी में किसानों को खाने की दिक्कत हो रही थी, जिसका समाधान अब निकल गया है। बता दें, अम्बाला छावनी की अनाज मंडी में आज किसानों और मजदूरों की सुविधा को देखते हुए अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज यहाँ पर अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। सीजन के दिन है, अनाज आना, भरपूर अनाज आता है मंडियों से और उनके लिए कोई खाने पीने की यहाँ पर इंतजाम नहीं होता, इसलिए ये कैंटीन खोली है। 10 रुपये में खाना देंगे, बाकी के 15 रुपये जो उसमें होंगे वो मार्केट कमेटी अपनी तरफ से इसमें डालेगी। हाँ, जीटी रोड पर ये पहले अनाज बनती है, ये मैंने बनवा के दी थी। पहले तो सदर बाजार में छोटी सी थी, धूल उड़ती थी, ट्रालियां नहीं जाती थी, ढेरी लगाने की जगह नहीं थी, तो बड़ी दिक्कतें थी। तो इसलिए मेरी सरकार आने पर सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने मंजूर कराया वो यही कराया और एक अच्छी सुंदर अनाज मंडी बनी आई है। अनिल विज ने हाईवे पर बनी पहली अनाज मंडी स्थित अटल किसान कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा और मंडी में आने वाले किसानों को इसका फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि इस कैंटीन में किसानों को मात्र 10 रुपए में पेट भर अच्छा भोजन दिया जाएगा और बाकी का 15 रुपए मार्केट कमेटी देगी। ये हरियाणा में हाईवे पर बनी पहली मंडी है, जो किसानों की सुविधा को देखते हुए अनिल विज ने बनवा कर ऐसे तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।